All right, तो we'll start with our discussion, but before we move on, सबसे पहले मैं हिमांशु का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो हिमांशु जो हैं सीहोर से हेल करते हैं और उन्होंने 2014 में क्लैट का एग्ज़ाम लिखा जिसमें उनकी ऑल इंडिया 6th रैंक आई। देन हिमांशु वेंट टू नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बैंगलोर। उसके बाद उन्होंने अपना 5 साल का कोर्स कंप्लीट किया एंड ही वॉज अ गोल्ड मेडलिस्ट। ही वॉज आई थिंक अवॉर्डेड द यंग लीडर अवार्ड एंड आफ्टर दैट हिज जर्नी स्टार्टेड। ही इज़ अ रजिस्टर्ड एडवोकेट और उसके बाद इनकी जर्नी अभी स्टार्ट हो गई है। ही इज़ गिविंग वेरियस एग्जामिनेशन साइड बाय साइड, इज़ ऑल्सो प्रैक्टिसिंग एंड उससे सबसे बड़ी चीज़ ये भी है, साइड बाय साइड ही इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आवर मेंटरशिप प्रोजेक्ट. So this is the first and the foremost step that we have taken for an informal kind of discussion, जिसमें कि हम लोग यहाँ पे गैदर हुए हैं। बहुत फॉर्मल डिस्कशन नहीं होने वाला है ये उन स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स सब के लिए होने वाला है, जिसमें कि हम इनफॉर्मली बात करने वाले हैं उन एस्पेक्ट्स के ऊपर जिसमें कि आपके पास ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आए लॉ स्कूल के बारे में, करियर के बारे में, जो भी टॉपिक हम यहाँ पे लेने वाले हैं. सो थैंक यू सर, थैंक यू फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी. तो क्या है कि हम नहीं चाहते थे कि अपनी अपनी तारीफ खुद करें, तो हमने कोशिश की कि सर मेरी तारीफ करें और मैं सर की. तो राघव सर बेसिकली बनारस से आते हैं और उनकी फैमिली रीवा में है. एजुकेशन एमपी में बहुत सारे सिटीज़ में हुई और उसके बाद ही स्टडीड फ्रॉम आरएमएल लखनऊ एंड देन उन्होंने और अभी एसबीआई में लॉ ऑफिसर है. तो ये कि बहुत ज़्यादा एंथुजियास्ट हैं कि कोई ना कोई सोशल इश्यूज़ में काम करने के लिए. बहुत सारे बच्चे राघव सर से कंटिन्यूसली मेंटरिंग लेते हैं और कुछ ना कुछ पूछते रहते हैं और राघव सर बड़े खुशी खुशी बताते रहते हैं. सो हम लोगों ने ऐसे फेमस कर दिया राघव सर को कि राघव सर. तो हेयर इज़ राघव सर फॉर यू. और इस डिस्कशन का हमारा मकसद ये है कि हमने जो भी अपनी लाइफ में देखा, सीखा, अलग अलग पर्सपेक्टिव से, मैं एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से और राघव सर मोस्टली एज अ प्रोफेशनल के पर्सपेक्टिव से, तो हम उसमें डिस्कशन करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं. और ये हमारी इस सीरीज़ का पहला संस्करण है और अगर अच्छा जाएगा तो विल कंटिन्यू विथ इट. तो जैसे कि देखा है कि जो पहला स्टेप है वो हमने बहुत ही सक्सेसफुली अचीव कर लिया है. मैंने बहुत अच्छे से तारीफ़ करी है हिमांशु की, हिमांशु ने भी बहुत अच्छे से रेसिप्रोकेट किया है. तो लेट इस स्टार्ट विद द फर्स्ट एंड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. एंड क्योंकि देयर वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माय करियर जहाँ पे मैंने क्लैट स्टूडेंट्स को मेंटरशिप दी है, उन बच्चों को पढ़ाया है. और हिमांशु बीइंग AIR 6 इन क्लैट 2014, तो आई थिंक लेट इस डिस्कस फर्स्ट अबाउट क्लैट एज सच. क्योंकि व्हेन वी टॉक अबाउट क्लैट, अब क्लैट बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है. पहले जितना क्लैट के बारे में भी लोग उतना ज़्यादा नहीं सोचते थे, बट अब जेन्युइनली जो लोग मैथ्स में अच्छे हैं, साइंस में अच्छे हैं, दूसरे डिसिप्लिन्स में भी अच्छे हैं, वो भी क्लैट के बारे में सोचते हैं बिकॉज दे कंसिडर इट एज अ वाइबल ऑप्शन. क्योंकि मेरे टाइम पे या हमारे जो पेरेंट्स के टाइम पे लॉ के बारे में जब बात होती थी तो यही कहा जाता था कि जो लोग साइंस में अच्छे नहीं है, मैथ्स में अच्छे नहीं है, जो नहीं कुछ कर सकते तो वो लॉ करते हैं. बट अब ऐसा नहीं है. सो लेट अस टॉक अबाउट क्लैट फर्स्ट. So I have been mentoring CLAT student for past many years. अभी भी CLAT वाले जो बच्चे हैं मेरे से mentoring लेते हैं, advice लेते हैं. But before I start about my perspective CLAT के बारे में, let us talk about हिमांशु. क्योंकि हिमांशु ने जो अचीव किया है वो दिस इज़ समथिंग विच इज़ एब्सोल्युटली एक्सेप्शनल. कि एक छोटी सी जगह से आके आप सीहोर जैसी जगह पे आ रहे हो जहाँ पे इवन बेसिक एजुकेशन भी आप कह सकते हो कि वहाँ पे आपको लड़ना पड़ता है उस चीज़ के लिए. वहाँ से आके आपने ऑल इंडिया 6th रैंक आपने क्रैक करी है क्लैट में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट दिस. के हिमांशु सबसे पहले उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, जैसे अभी भी बहुत सारे बच्चे हैं जो कि उनको टाइम लगता है डिसाइड करने में, अभी 11th में होंगे, 12th में होगा, उन्हें टाइम डिसाइड करने में टाइम लगता है कि हम क्या करें. तो तुम्हारा क्या पर्सपेक्टिव था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कि कैसे डिसाइड किया तुमने कि तुम्हें क्लैट ही करना है या लॉ ही करना है? सो सर ये था कि सबसे पहले कि क्लैट के एग्जामिनेशन के बारे में पता ही नहीं था. सीहोर से ये भी नहीं पता था कि कोई सिलेक्ट हुआ है कभी, नेशनल यूनिवर्सिटीज़ में गया है. दो अभी पता चलता है कि 1-2 लोग रहे हैं, पर पहले कोई आइडिया नहीं था. और जो मेरी क्लास में जितने, तो हमारे यहाँ 2 ही
CBSE स्कूल हुआ करते थे और मेरे स्कूल में सिर्फ 26 बच्चे थे 12th क्लास में, और सब उन 26 में से सिर्फ मैं एक ऐसा बच्चा हूँ जो कि मैथ से बायो छोड़ के कुछ नया कर रहा था। तो मैंने डिसाइड किया था कि कुछ तो अलग करना है, और क्लैट का जब पेपर दिखा तो मुझे लगा ये पेपर तो बड़ा अच्छा पेपर है, इसमें आपके एप्टीट्यूड आता है, इसमें आपके जनरल नॉलेज आता है, और कुछ कठिनाई लगी। कठिनाई ये थी कि इंग्लिश एक बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल था मेरे लिए। तो जब मैं भोपाल आया और मैंने देखा कि यहाँ बच्चे इंग्लिश में 50 में से नंबर लाते हैं 45, और मेरे 12 नंबर आए थे पहली बार। तो ये प्रॉब्लम फेस की, और ये जाना कि इस एग्जामिने बायो और मैथ्स ही एक ऑप्शन नहीं है लाइफ में आगे अच्छा करने के लिए, बल्कि लॉ बहुत अच्छी फील्ड है जिसमें आप सिर्फ ये नहीं होता है कि आप अपने लिए काम कर रहे हो, पर आपको ये भी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप दूसरों के लिए काम कर सको। तो फिर मैंने सोचा कि लॉ किया जाए, और पेपर दिखा, पेपर अच्छा लगा, ये लगा कि हाँ मैं आराम से निकाल लूँगा इस पेपर को। तो फिर मैंने डिसाइड किया क्लैट के लिए, और फिर आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर इट। सो दैट्स हाउ द जर्नी हैज़ बीन ऑफ द क्लैट प्रिपरेशन पर से। फिर उसमें इंग्लिश की दिक्कत आई। उसमें ये दिक्कत आती थी कि इतने 200 क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, और हमारे टाइम पे 200 होते थे, और 2 घंटे में आपको सॉल्व करने हैं। तो आपको बहुत फास्ट होना है, आपको रीडिंग बहुत अच्छी होनी है, आपकी प्रैक्टिस बहुत होनी है। तो मेरा सबसे मेन अभी तक का मोटो रहा है लाइफ में कि अगर आपको कोई भी एग्ज़ाम निकालना है तो वो आपको एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस बहुत करनी है। करेक्ट। आप सिर्फ पढ़ के नहीं कर सकते। तो एग्ज़ाम के लिए पढ़ना और एग्ज़ाम को निकालना तो अलग चीज़ है। कोई शॉर्टकट नहीं है बेसिकली। हाँ। आपको तैयारी करनी ही पड़ेगी। राइट। और तैयारी का मतलब ये नहीं कि सिर्फ पढ़े जा रहे हैं, तैयारी का मतलब होता है कि प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, और उसमें जितनी गलतियां हो रही हैं उनसे सीख रहे हैं। क्योंकि आप जब गलती करते हो किसी आंसर क्वेश्चन को लगाते टाइम, तो वो गलती आपको याद रह जाती है। ट्रू। और वो गलती जब आपको याद रह जाती है, और अगर पेपर में वैसे क्वेश्चंस आते हैं तो आप बेटर करते हो, आप उन्हें सही करते हो। तो मेरे को ये लगता है कि बहुत प्रैक्टिस करनी चाहिए, और मैंने बहुत मॉक्स दिए थे उस टाइम में, वो काफ़ी फ़ायदा किया। और फिर वो जर्नी ये था कि ये नहीं पता था कि कौन सी रैंक आएगी, क्या होगा, कैसा क्या होगा, पर हर मॉक में ये आइडिया था कि अपने जितने भी बच्चे टेस्ट लिख रहे हैं उनमें फर्स्ट आना है। तो सबसे बड़ा चैलेंज हिमांशु क्या था तुम्हारे लिए? ये क्या सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि क्योंकि तुम स्टडीज़ में अच्छे थे, तुम एक ऐसी बैकग्राउंड से आ रहे हो कि तुम्हारे लिए एजुकेशन लग्जरी नहीं है, तुम्हारे लिए करियर एक लग्जरी नहीं है, तुम्हारे पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर ये नहीं कर पाए, जो कि हर एक मिडिल क्लास फैमिली में हर बच्चे के पास ये ऑप्शन मतलब होते हैं, बट उनके पास वो लग्जरी नहीं होती कि अगर हम यहाँ पे फेल हो गए तो हम कुछ और ट्राई कर लेंगे। तो जब आपने ये वाली चीज़ डिसाइड करी, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप आईटी में भी जा सकते थे, कोई दूसरी चीज़ जो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर, अभी भी पॉपुलर है, बट क्योंकि आप अच्छे थे वो चीज़ कर सकते थे। तो सबसे चैलेंजिंग क्या था? क्योंकि सीहोर जैसी छोटी जगह में ये पता कर पाना कि एक तो लॉ एक अच्छी फील्ड है, वहाँ पे हम अपना करियर बना सकते हैं, और दूसरा कि ये चीज़ मैं करूँगा और ये एक एग्ज़ाम जो है नेशनल लेवल का वो मैं क्रैक करूँगा। तो इसमें सबसे चैलेंजिंग एस्पेक्ट क्या था? कभी किसी मतलब पेरेंट्स ने या रिलेटिव्स ने कभी ये नहीं बोला कि यार तुम जब इंजीनियरिंग कर सकते हो, आईटी में भी तुम जा सकते हो, तो तुम ये क्यों कर रहे हो? सर ये तो काफ़ी बार हुआ। इनफैक्ट मेरे जो स्कूल के टीचर्स थे, जब उन्होंने मैंने बताया कि क्लैट का सोच रहा हूँ, तो बोले कुछ नहीं था, बकवास एग्ज़ाम है, आईआईटी करो, तुम पढ़ाई में अच्छे हो। और रिलेटिव्स भी यही बोलते थे क्लैट क्या होता है, ये बकवास कर रहे हो, लॉ कर रहे हो। पर मुझे ये लगा कि मुझे किस में इंटरेस्ट है। करेक्ट। तो मुझे हमेशा से करंट अफेयर चीज़ें जानने में बहुत इंटरेस्ट था। मुझे लगा कि इंजीनियरिंग की जा सकती है, पर मेरा इंटरेस्ट क्या है और मैं कैसे अपनी लाइफ जीना चाहता हूँ, इन दोनों को मैंने कंसिडर किया, ना कि एक भेड़ चाल में जो जहाँ पे सब जा रहे थे वो चूज़ किया, और फिर वो डिसीजन भी अच्छा रहा। तो आई थिंक ये डिसाइड करना कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा हो सकता है, दुनिया की नहीं सुनना, समाज की नहीं सुनना, और फिर अपने छोटे शहर से बाहर बड़े एक भोपाल में आके अपने लिए कुछ जगह बनाना, वो सारी चीज़ें काफ़ी स्ट्रगल भरी थी। पर लकीली लोग अच्छे मिले, और मेंटर्स अच्छे मिले, टीचर्स अच्छे मिले, और पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया। तो उसके बाद आई डिसाइडेड फॉर क्लैट, और फ्रेंड्स अच्छे थे वहाँ पे, तो फिर देन इट द प्रोसेस वेंट ऑन। वेरी गुड। तो जैसे मैं अपना पर्सपेक्टिव बता सकता हूँ उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब हिमांशु पढ़ रहा था, तब वहाँ पे मैं भी पढ़ाने गया, और जब मैं पढ़ाता था बच्चों को उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो एक चीज़ हिमांशु के बारे में बहुत अच्छी थी कि क्वेश्चन बहुत करता था। तो बचपन से क्या होता है, हमारी जो फैमिलीज़ होती हैं
अगर आप बहुत ज़्यादा इंक्विजिटिव हो, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करते हो, तो जो पहला रिएक्शन ये होता है कि इरिटेट कर रहा है लड़का, क्वेश्चन मत पूछ ज़्यादा। ये एक पहली एक मतलब जिसको कहते हैं ना कि दबाया जाता है कि नहीं यार क्यों क्वेश्चन पूछ रहा है ज़बरदस्ती का। बट मुझे ऐसा लगता है, दिस इज़ माई पर्सनल बिलीफ, कि अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो, देर इज़ इंक्विजिटिवनेस विद इन यू, और वो जो चीज़ है वो आपको हेल्प करेगी ग्रो करने में। तो क्वेश्चन तो करते रहना चाहिए, इरिटेट करते रहना चाहिए, एट द कॉस्ट ऑफ यू गेटिंग बेटर एवरी डे। तो सेम चीज़ मैंने हिमांशु में भी देखी थी। जब मैं सबसे पहले पढ़ाने गया था तब हिमांशु ने मेरा बहुत सर खाया था। ये अभी भी मुझे याद है कि कॉन्ट्रैक्ट का एक प्रिंसिपल होता है कम्युनिकेशन का। तो हिमांशु ने कम्युनिकेशन का जो प्रिंसिपल होता है पूरी क्लास को समझ में आ गया था, बट हिमांशु वॉज द ओनली वन हु ग्रिल्ड मी लाइक एनीथिंग कि नहीं सर कम्युनिकेशन ये कैसे होता है। तो इन एनी केस मतलब दिस इज़ समथिंग जो क्वालिटी थी हिमांशु में। अगेन आई एम सेइंग कि ये क्वालिटी है, अगर आप में ये क्वालिटी है यू शुड ऑलवेज कंसिडर दैट you have something within you which is driving you to get better every day. बट मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगी वो ये लगी कि जब मैं बच्चों को पढ़ाता था तो वो क्या होता था, वो अपनी जो कमज़ोरियाँ होती थी कि आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, आप एक ऐसे बैकग्राउंड से आ रहे हो जो कि उतना, जिसको हम कहते हैं कि उतना कूल नहीं है। पीपल हु आर परस्यूइंग से जो कि DPS से आ रहे हैं या कहीं से आ रहे हैं, तो उनकी इंग्लिश भी बेटर है, उनका एक लाइफस्टाइल होता है। तो यहाँ पे आके लोगों को क्या होता है, जनरली कॉम्प्लेक्स हो जाता है उनकी जब लाइफस्टाइल देखते हैं कि भाई आप स्ट्रगल करते हुए आ रहे हो, पढ़ रहे हो यहाँ पे, और वहाँ से कोई बच्चा आ रहा है, कार में उतर रहा है, अपने हेडफोन्स उस पॉइंट ऑफ टाइम पे एयरपॉड्स वगैरह होते थे वो लगा के बढ़िया घूम रहा है, ये कर रहा है। तो सबसे पहले तो कॉम्प्लेक्स आता था कि यार इस बच्चे के साथ मेरे को कम्पीट करना है। तो इस चीज़ पे कैसे कभी ऐसा नहीं लगा कि यार ये जो बच्चे हैं ये लोग को जो रिसोर्सेज मिले वो मेरे से बहुत ज़्यादा मिले, इस पे आई एम टॉकिंग अबाउट दैट मेंटल एस्पेक्ट, उस पे कैसे कंट्रोल किया? सर ये तो था, ये तो काफ़ी फेस किया, क्योंकि ऐसे बहुत अच्छे बच्चे थे जो बहुत अच्छे बैकग्राउंड से थे, और मुझे लगता था कि इनके सामने मैं कैसे कॉम्पीट करूँगा। पर जब प्रिपरेशन करने लगे और टेस्ट होते थे, और टेस्ट में जब अच्छा स्कोर किया तब रियलाइज़ हुआ कि ये डूएबल है। हो सकता है किसी की बिगनिंग ज़्यादा अच्छी हो, मतलब वो रेस में आगे से स्टार्ट ज़्यादा आगे से किया हो, पर ये भी है कि अगर आप अपनी मेहनत कर रहे हो और आप कंटिन्यूसली रेस में भाग रहे हो तो आप उनको पीछे कर सकते हो। एंड आई फाउंड कि दिस इज़ पॉसिबल एंड आई डिड दैट। तो वो सर हुआ कि आप जब मेहनत करने लग जाते हो तो आपको फिर ये पता नहीं चलता कि वो अच्छा है या ये है, आपको ये रियलाइज़ होने लग जाता है कि आप अच्छे हो। कभी ऐसे नहीं लगा कि यहाँ पे आप आए हो सीहोर जैसी जगह पे, तो एक वहाँ पे डिफरेंट क्राउड है सीहोर में, जब भोपाल में आओगे तो यहाँ पे डिफरेंट क्राउड है, तो फिर यहाँ पे आपको लगा कि नहीं मुझे भी दोस्त बनाने चाहिए, मुझे भी इन लोगों के संग हैंग आउट करना चाहिए, उस लाइफस्टाइल से कहीं आपको ऐसा लगा कि नहीं मुझे भी इन लोगों के साथ जाना चाहिए, हैंग आउट करना चाहिए, ऐसा कभी कभी नहीं लगा ऐसा? सर ऐसा लोग तो थोड़े नॉर्मली होते हैं, और भोपाल एक्चुअली बहुत अच्छी जगह है, तो यहाँ बच्चे काफ़ी अच्छे थे। मतलब दो बेंगलोर की केस में थोड़ा डिफरेंट रहा, वहाँ कल्चरल शॉक बहुत ज़्यादा था, पर भोपाल में बच्चे अच्छे थे, उनसे दोस्ती हुई, और मतलब सब जो पढ़ने वाले आपका गैंग होती है जो Correct. पढ़ने पे ही फोकस कर रहे हैं, तो वो ये होता है ना कि आप यू आर नोन बाय योर बाय द कंपनी दैट यू कीप। तो वो केस था, अगर अच्छे दोस्त थे तो फिर ये सारी चीज़ें वो ख़त्म हो जाती हैं एक टाइम के बाद। और आप पढ़ाई पे, वो भी पढ़ाई पे फोकस कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, अगर बाहर जाना है तो वो लोग भी इस बात का ध्यान रखते हैं कि ऐसी कहीं जगह ना जाए जहाँ पे आपकी स्पेंडिंग ज़्यादा हो, आप कर ना पाओ। तो और कई बार ऐसा भी होता है कि अगर वो ज़्यादा होता है तो आप अपने आप ही मन महसूस कर देते हो कि ठीक है अभी पढ़ लेते हैं, अपनी चीज़ कर लेते हैं। तो वो सारी चीज़ें आई थिंक वो हो जाती हैं डील, मतलब उनके लिए ऐसे कुछ फोर्स नहीं करना पड़ता। आपको पता है ना कि एक साल है, करेक्ट, ये एक साल में आप चेंज कर लोगे अपनी लाइफ को आगे। तो और अगर आपने चेंज कर लिया तो फिर ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करेंगी आगे। बिल्कुल। तो ये था सर। पर आपका भी जैसे आप भी अपने टाइम पे प्रिपरेशन कर रहे हैं, और आपका भी कॉलेज का, तो आपका कैसा था, आपको कैसा लग रहा था पूरे टाइम क्लैट का, आपकी कैसा मेरे बैकग्राउंड पॉइंट ऑफ टाइम पे तो मतलब ऐसा था कि क्लैट का कॉन्सेप्ट जस्ट इंट्रोड्यूस हुआ था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो लोगों को ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। डिफरेंट कॉलेजेस के एग्ज़ाम हुआ करते थे तब, तो लोग अलग अलग एग्ज़ाम दिया करते थे, बट ऑब्वियसली ये वाली चीज़ तो थी कहीं पे कि क्लैट अगर शुरू हुआ है तो दिस इज़ समथिंग गुड फॉर द लॉ स्टूडेंट, बिकॉज नाउ
इंस्टेड ऑफ सिटिंग इन 10 डिफरेंट एग्जाम्स दे हैव टू सिट फॉर अ सिंगल वन, और एक आइडेंटिटी मिली है एज अ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन कि हाँ भाई ये भी जो इंस्टीट्यूशन है ये एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है, जस्ट लाइक IITs एंड जो नीट के जो मेडिकल कॉलेजेस हो गए, IIMs हो गए। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें तो बहुत अच्छा लगा था। मेरा तो पहले से ही था, बिकॉज माई बैकग्राउंड इज़ लीगल बैकग्राउंड, तो मुझे था कि मुझे लॉ करना है, तो मुझे तो ऑब्वियसली ये वाली चीज़ अच्छी लगी थी। दैट बीइंग सेड, इतना ज़्यादा ऑब्वियसली कंपटीशन नहीं था जितना आज है, जितना मे बी तुम्हारे पॉइंट ऑफ तुम्हारे टाइम पे था। बट ये चीज़ ज़रूर थी कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपना एक्सपीरियंस बता सकता हूँ कि क्योंकि उतना ज़्यादा गाइडेंस उस पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं था, तो खुद से ज़्यादा खोद के पढ़ना पड़ता था, खुद से ज़्यादा मतलब लगना पड़ता था। फॉर एग्ज़ाम्पल जब मैं कॉलेज में था तो मेरा सेकंड बैच था RML का, तो जो मेरा इमीडिएट सीनियर बैच था, तो ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने सारे इंटरनेशनल लॉ मूव्स किए हों, उन्होंने डिबेटिंग कंपटीशन किए हों, ब्रिटिश पार्लियामेंट्री, एशियन पार्लियामेंट्री। तो दो टाइप से इसको लिया जा सकता था। मैंने ऐसे लिया कि मुझे तो बेटर है कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है, क्योंकि कंपटीशन उतना नहीं है, तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि मैं पार्टिसिपेट कर सकता हूँ इसमें, एंड इट वाज अ लर्निंग कर्व फॉर मी, तो मैंने उसको ऐसे लिया। बट मुझे ये एक चीज़ हमेशा फैसिनेट करती थी कि जब आप एक ऐसे स्टेज पे आ गए हो, जैसे तुम छोटी जगह से आए हो, वैसे मैं भी वहाँ से जब आया था, तो मुझे ये लगता था कि इट्स सच अ मोमेंट ऑफ प्राइड दैट यू आर रिप्रेजेंटिंग योर होल कॉलेज। मतलब आप वहाँ पे और जब आप जीत रहे हो, तो अगर आप हमेशा से ऐसा करते आए हो तब वो फीलिंग अलग होती है। बट अगर आप पहली बार ऐसा करते हो और बार बार उसके बाद करने लगते हो, तो आप एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हो लाइफ में, जो हमेशा आप कैरी करते हो, एंड दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आई बिलीव कि वो उसने मुझे हेल्प किया। और खासकर जब मैं तुम लोगों को पढ़ाने के लिए आया, जब क्लैट में आया, तब मुझे ये वाली चीज़ रियलाइज़ हुई कि कौन सी चीज़ें हेल्प कर सकती है स्टूडेंट्स को, कहाँ पे वो गलती कर रहे हैं। तो इनफैक्ट देयर वर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जिनको, जैसे हिमांशु जैसे ही जो स्टूडेंट्स थे, और आई थिंक इफ़ एनी ऑफ द स्टूडेंट इज़ वाचिंग दिस, एनी ऑफ द स्टूडेंट्स दे कैन रिलेट विद दिस, कि जब आप कहीं पे रहते हो, आपको लगता है कि आप जा रहे हो प्रिपरेशन करने, तो मुझे सिर्फ पढ़ाई करनी है वहाँ पे जाके। आपको लगता है कि अगर मैं अच्छा जाके वहाँ पे पढ़ लूँगा तो मेरा हो जाएगा, मगर आपका स्ट्रगल वहाँ पे स्टार्ट नहीं होता है। आपका स्ट्रगल स्टार्ट होता है उस हॉस्टल से जहाँ पे आप रहना शुरू करते हो। आपका स्ट्रगल स्टार्ट होता है उस मेस से जहाँ पे आप पहली बार खाने जाते हो और आपको पता चलता है कि यहाँ का खाना रद्दी है, आप कैसे इसको डाइजेस्ट करोगे। आपका स्ट्रगल होता है उस रात से जब आपको समझ में आता है कि ये पंखा उतना तेज़ नहीं चल रहा है, मुझे नींद नहीं आने वाली है। तो ये जो चीज़ें, दीज आर रियलिटीज़ ऑफ लाइफ, एंड आई हैव सो मेनी स्टोरीज जहाँ पे आई कैन, जस्ट लाइक हिमांशु, देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स हु हैव डन दिस। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि सिर्फ जो प्रिपरेशन है, इट्स नॉट ओनली अबाउट कि आप वहाँ पे जा रहे हो और सिर्फ मॉक में अच्छा कर रहे हो। देयर इज़ अ स्ट्रगल within yourself, within the circumstances which surround you, and that is why there is obviously, जो भी क्लैट क्रैक करते हैं, कोई भी कंपटीशन क्रैक करते हैं, उनके लिए रिस्पेक्ट होती है। बट वो लोग जो लोग इस स्ट्रगल में रह के वो कंपटीशन क्रैक करते हैं, उनके लिए ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है। तो मतलब इफ़ यू कैन शेयर विथ मी, जैसे तुम भी थे, तो कोई ऐसा इंसिडेंट जब तुम्हें ऐसा लगा कि जो हमने अभी बात करी है, कि लगा कि नहीं यार ये तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, मैं नहीं रह सकता भोपाल में। सर मेरे साथ थोड़ा लकीली ये था कि जब मैं डिसाइड किया कि मुझे प्रिपरेशन करना है, तो मेरी मदर शिफ्ट हुई थी मेरे साथ, और उन्होंने बहुत मेहनत की। तो मैं उस जो चीज़ें, जो स्ट्रगल्स होते हैं, उनको उतना मुझे देखना नहीं पड़ा। पर अब जब मैं और दूसरे एग्ज़ाम के लिए अभी प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो वो मैं कंटिन्यूसली सोचता हूँ कि बहुत बहुत सारी चीज़ों से हमें डील करना होता है। मुझे हमेशा लगता है कि हम हमेशा सुनते हैं कि अगर आपको ये एग्ज़ाम निकालना है तो आपको 12 घंटे पढ़ना है, 14 घंटे पढ़ना है, 16 घंटे पढ़ना है। पर लोग ये भूल जाते हैं कि 16 घंटे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको इतनी सारी चीज़ों से भी डील करना है। करेक्ट। तो पहले मुझे भी बहुत इस तकलीफ होती थी इस बात पे कि कोई ऐसा है जिसको इतनी ये सारी स्ट्रगल नहीं करने पड़ते हैं, तो मैं तो कंपटीशन में उनसे पीछे ही चल रहा हूँ क्योंकि मुझे ये सारी चीज़ें भी डील करनी है। पर फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ये जो स्ट्रगल है ये आपको इमोशनली स्ट्रांग बनाता है। करेक्ट। तो किसी भी एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ पढ़ लोगे और एग्ज़ाम निकल जाएगा। आपको दोनों चीज़ों पे काम करना है, पढ़ाई पे और अपने इमोशनल स्टेबिलिटी पे। एग्जैक्टली।
तो मुझे लगता है कि उस पर हमें थोड़ा बात करना चाहिए, क्योंकि Yes. हम ये हमेशा Yes, yes, let's- इतना फैला दिया गया है कि आप 12 Correct. घंटे पढ़ो, 14 घंटे Correct. पढ़ो, 16 घंटे पढ़ो, हम्म, पर एज अ स्टूडेंट पर्सपेक्टिव और फिर टीचर पर्सपेक्टिव हम्म, आई थिंक हमें मेंटल हेल्थ पे और इस बात पे कि कैसे इमोशनल स्टेबिलिटी, कैसे कॉन्फिडेंस होना खुद में ट्रू, इज मोर इम्पोर्टेंट देन द पढ़ाई एट Yes. वन पॉइंट ऑफ टाइम। यस यस, तो मुझे लगता है कोई भी एग्जाम 3 चीज़ों से निकाला जाता है। ओके, एक होता है नॉलेज, जो आप पढ़ाई करके गैदर करते हो, दूसरा होता है स्किल, जो मैंने Correct. बात की कि आप प्रैक्टिस करते हो, हम्म, और तीसरा होता है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस आता है जब ये दोनों आपकी चीज़ें अच्छी हो और आप शांत हो, आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी हो कि आप जाके पेपर में आप एग्जाम को दे आओ। करेक्ट, और ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट, और सबसे मेन होता है कॉन्फिडेंस एट द डे ऑफ द एग्जामिनेशन। ट्रू, क्योंकि मुझे याद है जब मैं क्लैट का एग्जामिनेशन दे रहा था, आई वॉज सो कॉन्फिडेंट कि ये बढ़िया जाएगा, क्योंकि उससे पहले मैंने जितने मॉक दिए थे, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस की, पढ़ा था, तो मेरा लगा था कि मेरा बढ़िया जाएगा। और जब मैं पेपर दे के उठा था, तब मेरे टीचर ने पूछा कि हिमांशु कैसा रहा, मैंने कहा सर टॉप 10 में रैंक तो आएगी। तो ये कॉन्फिडेंस था, क्योंकि इतनी प्रिपरेशन की थी, और जब पेपर दे रहा था तो वो ऐसा लगता कि कोई सिंपल सा मॉक टेस्ट दे रहा हूँ। तो इसीलिए ये जरूरी हो जाता है कि आप मेंटल हेल्थ पे काम करो, इमोशनल स्टेबिलिटी पे काम। यस, ट्रू, तो फ्रॉम द स्टूडेंट पर्सपेक्टिव ये पॉसिबल नहीं है, मतलब मुझे नहीं लगता ये पॉसिबल है कि कंसिस्टेंटली आप 16 घंटे दे पाए। आप एक टाइम अपना डिसाइड कर लीजिए, 8 घंटे या जो भी, या ये डिसाइड कर लीजिए कि जो आपको मज़ा आ रहा है उतना पढ़ें, क्योंकि जब आप मज़ा कर रहे हैं पढ़ाई में तो वो आप बहुत जल्दी लर्न करते हैं, आप सीखते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको रिफ्लेक्ट करते पाते हैं अपने और टेस्ट के टाइम पे। वो आप तभी कर सकते हैं जब आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी हो, एग्जैक्टली। जब आपका इमोशनली आप अच्छा फील कर रहे हो, आप किसी चीज़ का बैगेज लेके नहीं आ रहे हैं। मतलब होता क्या है, बहुत सारे जो बच्चे होते हैं, जो मेरा पर्सपेक्टिव एज ए टीचर मैं बता रहा हूँ कि अच्छा परफॉर्म करते हैं, सब कुछ करते हैं, बट मे बी बहुत सारे लोगों की वाली चीज़ आती है कि टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। इसके पीछे का रीज़न क्या है कि आपने 15 मॉक में बहुत अच्छा परफॉर्म कर लिया, बट टेस्ट में ही जाके आप क्यों फेल होते हैं? बिकॉज यू आर कैरिंग दैट बैगेज ऑफ एक्सपेक्टेशन कि नहीं, अब मैंने सब लोगों को, मैंने क्योंकि पिछले 15 टेस्ट में अच्छा किया, क्योंकि मैं हमेशा से एक ब्रिलियंट स्टूडेंट रहा हूँ, और अदरवाइज भी क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए इतना सैक्रिफाइस किया है, क्योंकि सब कुछ मैं छोड़ के भोपाल में तैयारी कर रहा हूँ, तो मुझे अच्छा परफॉर्म करना ही करना है। इस चीज़ को लेके अगर आप इतना बैगेज लेके आप दौड़ोगे तो ऑब्वियसली गिरोगे आप, ये मुझे लगता है। एंड फ्रॉम अ टीचर्स पर्सपेक्टिव आई कैन ऑब्वियसली से दैट कि मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा है, एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं कि आप पीक करते हो, है ना, आप मतलब ऐसे बहुत सारे बच्चे आपको भी मतलब एग्जाम्पल्स देखे होंगे कि मॉक टेस्ट में बहुत अच्छा नहीं कर पाते हैं, मगर जब एक्चुअल एग्ज़ाम आता है वहाँ पे अच्छा करते हैं। तो लेट्स टेक अ डिफरेंट एग्जाम्पल। अगर क्रिकेट की अपन बात करें, जैसे इंडिया पाकिस्तान होने वाला है, तो कुछ प्लेयर्स होते हैं कि बाकी सारे गेम में नॉर्मली खेलेंगे, और जब इंडिया पाकिस्तान होगा तो उसमें परफॉर्म करेंगे ही करेंगे। फॉर एग्जांपल हार्दिक पांड्या, विराट कोहली, सही बात है। जैसे लेट्स टेक अगेन वेरी गुड एग्जांपल क्रिकेट में ही, न्यूजीलैंड एज ए टीम। राइट। न्यूजीलैंड अभी हारी है सीरीज इंग्लैंड के अगेंस्ट, और अभी इतना गंदा धोया है वर्ल्ड कप में, बिकॉज क्यों, ये जानते हैं कहाँ पे पीक करना है, उन्हें मालूम है। तो ये जो चीज़ है, आई थिंक दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये वाली चीज़ के पीछे बहुत सारे रीज़न होते हैं। देखो, जब आप आ रहे हो यहाँ पे तो आपको अपना मोटिव पता होना चाहिए कि आप किस लिए आए हो। इससे थोड़ा और अपन ऐसे देखते हैं कि मेंटल हेल्थ इशू हमने फिगर आउट किया, तो अब सॉल्यूशन क्या है? करेक्ट है ना, तो सर सॉल्यूशन में आप कैसे देखते हो कि सॉल्यूशन? आई कैन से दैट द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट सॉल्यूशन इज जो हिमांशु ने सबसे पहले ये वाली चीज़ करी है। एंड इफ एनीवन कैन आस्क, इफ एनीवन विल आस्क मी कि एक कॉमन डिनोमिनेटर उन सब लोगों के बीच में जो कि सक्सेसफुल हुए हैं, दैट इज कि आपका ग्रुप कैसा है, आपकी कंपनी कैसी है, विदाउट अ डाउट, विदाउट एनी आयोटा ऑफ डाउट, कि जिन लोगों से आप सराउंड कर रहे हो अपने आप को, अगर वो लोग टॉक्सिक हैं, अगर वो लोग आपको पुल कर रहे हैं बार बार नीचे, अगर वो लोग आपको अपलिफ्ट नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपके मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करेगा ही, भले ही आप कितने भी इंटेलिजेंट हो। ठीक है, और वही चीज़ एक ऐसा व्यक्ति जो कि जिसका ग्रुप अच्छा है, जो कि मतलब बहुत अच्छे
मे बी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट ना हो, Right. बट उसको हमेशा अपलिफ्ट कर रहे हैं लोग, तो ऑब्वियसली उसकी परफॉर्मेंस स्पीक करेगी आगे जाके। And I've क्योंकि seen उसके many yes examples yes during my yes CLAT preparation. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। कई तो बच्चे ऐसे थे जो बहुत टाइम तक ऐसा था कि नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल, पर हम्म, वो लगे रहे। मतलब एक हम्म, दोस्त है हमारा अक्षय राठौर, आप भी जानते यस हैं। यस यस वो लगा रहा कि नहीं हम्म, भाई मैं करूँगा, एंड उसको कोई डाउट होते थे तो ही यूज्ड टू आस्क। हम्म, उसको पता था कि चलो मेरे को अगर मैथ्स में 20 सही नहीं होते तो मैं 10 सही करके आऊँगा, लेकिन 10 पक्के सही करके आऊँगा। एंड ही कंटिन्यूसली वर्क, और शायद वो 20 में से 15 सही करके आया था उस टाइम। तो वही था कि मतलब पीपल कंटिन्यूसली वर्क, और इसके लिए ये भी ज़रूरी था कि उसने दोस्त ऐसे सर्कल बनाया था ट्रू, who were working a lot with him. करेक्ट करेक्ट। और ये ना थोड़ा लक होता है, पर थोड़ा yes. आपके ऊपर भी होता है बहुत कुछ आपके ऊपर होता है, कि आप आपने डिसाइड देखा करते हो। कि ये लोग नहीं कर रहे हैं, देन कट ऑफ कर लो। जनरली मैंने देखा है, दिस इज़ माय ऑब्जर्वेशन, कि जनरली जो लोग पहले आते हैं, मान लो आपकी पहली क्लास हुई है, आपने एक बहुत सारे बैठे वहाँ पे कोचिंग में या जहाँ पे भी बैठे, तो बहुत सारे ऑब्वियसली ग्रुप्स होते हैं वहाँ पे। जनरली इन 80% ऑफ द केसेस जहाँ पे आप सबसे पहले जाके बैठते हो, जिन लोगों से बात करते हो, जिनके साथ आप शुरू में हैंग आउट करते हो, वही आपका एक ग्रुप बन जाता है बहुत, क्योंकि फिर बाद में बहुत डिफिकल्ट होता है कि उससे आप निकल के दूसरे ग्रुप पे जाओ, ये चीज़ होती है। तो वहाँ पे यू हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग विल्ड, आपको ना कहना आना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए कि भाई जो लग्जरी वाली मैंने बात करी है, क्योंकि कोचिंग में हर टाइप के लोग होते हैं, उनके पास लग्जरी है कि वो कोई दूसरा प्रोफेशन कर लें, उनके में भी बिजनेस कर लें, जो भी कर लें, आपके पास नहीं है, तो वहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग विल्ड होकर ये वाली चीज़ करनी पड़ेगी। अच्छा, ये तो हो गई अपने ग्रुप की बात। दूसरी जो सबसे बड़ी बात होती है मेंटल हेल्थ में, वो ये होती है कि जब आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, हाँ, आपसे एक्सपेक्टेशन है, एग्ज़ाम पास आ रहा है, 2 महीने हो गए, अब 1 महीना बचा हुआ, अभी भी आप उतना परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, तो अब वो जो परफॉर्मेंस प्रेशर है आपके ऊपर, उसको आप कैसे मैनेज कर सकते हो? तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ कारण होता है कि आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो। तो एक कारण ये हो सकता है कि आप कुछ सब्जेक्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, अब क्लैट में 5 है, तो आप 3 में बहुत अच्छे आपने बना लिया है, 2 में आपने काम नहीं किया है। अब आप क्या करते हो कि जब पेपर आता था सिंपल उन 3 सब्जेक्ट का, तो आप अच्छा कर लेते थे। अब मान लीजिए किसी पेपर में वो 3 टफ आए और तो आपने किया ही नहीं अच्छा, आप कैसे करोगे? तो इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप हर सब्जेक्ट पे ध्यान दो। पहला तो आप ये डिटरमाइन करो कि आपकी गलतियाँ क्या है, उस पर कैसे काम करना। दूसरा, कई बार आपको रुकना पड़ता है, लाइक अपनी बात करते एक दिन की कैसे व्हेन आई एम सॉल्विंग द क्वेश्चंस, कई बार ना हम बहुत एनग्रोस हो जाते हैं उसमें और हम भूल जाते हैं कि हमारे पास टाइम कितना है। सो टेक अ ब्रेथ, calm yourself down and then start solving the questions again. फिर तीसरा ये होता है कि कई बार हम एक स्ट्रेटेजी हमने शुरू में बनाई होती है और हम उसी के साथ चलते हुए जाते हैं, कि हमें लगता है नहीं पहले ये सॉल्व करना है फिर ये सॉल्व करना है, वेरी इंपॉर्टेंट, रिजिड हो जाते हो और हम ट्राई ही नहीं करना चाहते कि हम दूसरी स्ट्रेटेजी फॉलो करें। और कई बार वो ज़रूरी होता है कि आप दूसरी करके देखो, हो सकता है दूसरी नहीं काम करेगी तो आप पहला वाले पे वापस से जाना, पर एटलीस्ट ट्राई करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों के बेसिस पे हम डिटरमाइन कर सकते हैं। और परफॉर्मेंस प्रेशर, तो परफॉर्मेंस जब करना है तो उससे पहले हम और थोड़ा नेट प्रैक्टिस कर लें। बिल्कुल सही बात। हम टाइम लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करें कि इतने 35 मिनट्स में हमें इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। हम जब प्रैक्टिस अच्छे से कर लेंगे तो जब आएगा करने का तो हमें मज़ा आएगा कि यार ये तो चेस का गेम है, इतने दिन में हमें इतने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो हमें मज़ा आने लग जाएगा। और जब मज़ा आने लग जाता है तो वो परफॉर्मेंस प्रेशर अपने आप थोड़ा गायब हो जाता है। बिल्कुल सही बात बोली है। मुझे भी यही लगता है कि कुछ लोग क्या होता है कि आप एक तो प्रैक्टिस कर भी रहे हो, सारी चीज़ें कर रहे हो, मगर मे बी लास्ट टाइम पे आप इतना ज़्यादा अपने ऊपर वो प्रेशर ले लेते हैं, लाइफ एंड डेथ का सवाल बना लेते हैं ये एग्ज़ाम को, कि मतलब ये एग्ज़ाम तो निकलना ही निकलना है, मेरे को ऑल इंडिया रैंक 1 लानी है या 5 लानी है। जनरली मैंने देखा है, मैं बहुत सारे बच्चों से मिला हूँ कि किसी ने भी बच्चे ने एग्ज़ाम के पहले कभी नहीं बोला है कि मैं ऑल इंडिया रैंक 10, 1, 2 लाऊंगा। एग्ज़ाम के बाद ज़रूर बोलते हैं, जैसे हिमांशु ने बोला कि मेरी आ रही है मगर एग्ज़ाम के पहले ऐसा नहीं होता है। भले ही अगर कोचिंग सेंटर्स हैं वो भले ही आप एक की परफॉर्मेंस के बेसिस पर आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल दें आपके ऊपर कि नहीं आपको तो लानी ही लानी है, देयर इज़ अ पर्पस बिहाइंड इट कि वो क्यों ऐसा कर रहे हैं। बट आपको ये वाली चीज़ समझनी है कि आपकी मेंटल हेल्थ को आप ही प्रोटेक्ट कर सकते हो, अपने को आप ही प्रोटेक्ट कर सकते हो। एंड ये जो चीज़ है, ये जो टाइम है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब आप देने जा रहे हो, तो मुझे एक चीज़ ये भी लगती है कि एक होता है जिसमें कि बहुत बड़ा सेक्रीफाइस किया है
जैसे कि आपने ड्रॉप ले लिया तो ये तो ऑब्वियसली सेक्रीफाइस है, फाइनेंशियली भी है। एक मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा अगर आता है तो फाइनेंशियल टोल तो लगता ही। पर दूसरे जब आप छोटे छोटे सेक्रीफाइसेस करते हो वो ज़्यादा मैटर करते हैं बड़े सेक्रीफाइसेस से। कि आपका दोस्त अगर जा रहा है मूवी देखने, आप ना कह पा रहे हो क्या उसको? अगर आपका दोस्त चाय पीने जा रहा है, क्या आप उसको बोल पा रहे हो कि नहीं यार मुझे ये रिवाइज करना है जहाँ पे मैं हूँ अभी? और सबसे बड़ी चीज़ वो इम्प्रूवमेंट के लिए, जैसे इन्होंने बताया कि यार अगर आप 12th स्टैंडर्ड तक आपकी मैथ्स बेकार है, और अगर मैथ्स में आप इस पॉइंट ऑफ टाइम पे 12 साल जब आप मैथ्स में अच्छा नहीं कर पाए हो, अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब एग्ज़ाम 30 दिन दूर है, आप नहीं कर सकते अच्छा। आप वहाँ पे टाइम क्यों दे रहे हो? आप वैसी जगह पे टाइम दो, जैसे हिमांशु ने भी बताया कि आप अपनी स्ट्रेंथ डिटरमिन करो कि कहाँ पे आप इम्प्रूव, स्कोप कहाँ पे है सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने का, वो सबसे ज़रूरी चीज़ है। और सबसे बड़ी चीज़, बात तो वैसे सिंपल सी चीज़ है, आप उन लोगों से बात करो जो आपको स्ट्रेंथ दे रहे हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ है ये कि मतलब वो जो आपके पिलर ऑफ स्ट्रेंथ है, आप उनसे बात करो। कभी कभी जो मुझे लगता है, जो मैंने देखा है, क्या होता है, एक बच्चा, जैसे हमने सबने आई थिंक 3 इडियट्स देखी होगी, चतुर रामलिंगन टाइप के जो बच्चे होते हैं, अच्छे होते हैं, बट क्या करते हैं कि दूसरों को अगर आप उनसे बात करने जाओ ना तो वो ये बोलेंगे अरे तुझे ये नहीं आया भाई, ये तो सबको आता है, हाँ हाँ अरे तू छोड़ इस साल, तू तो नेक्स्ट ईयर कर पाएगा ये। दीज आर वैम्पायर्स राइट बेसिकली। आप भले ही वो बहुत अच्छे हैं, ठीक है, दीज आर इंटेलिजेंट वैम्पायर्स, बहुत अच्छे हैं ये लोग, बट आपको उनसे बचना है। आप क्यों बेबी, आप बहुत इंप्रेस्ड हो गए उनके टैलेंट से, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप उनके पास साथ जाके हैंग आउट कर रहे हो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी जब वो क्या कर रहा है, आपको नीचे घसीट रहा है, ठीक है। आप ज़रूरी नहीं है कि सबको रणछोड़ दास मिल ही जाएं, बट अगर नहीं भी मिल रहे हैं तो आप खुद से भी अगर करोगे, तैयारी करोगे, अगर अपनी वो एनर्जी सेव करोगे जो एक वैम्पायर जो है वो सब करने वाला है, तो भी बेटर करोगे आप। तो आई थिंक ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक चीज़ मुझे अभी लगी जब आप बात कर रहे थे और आपने एक पॉइंट मेंशन किया, तो मुझे लगता है चौथा पॉइंट हमारा ये बन सकता है कि आपने मेंशन किया कि एग्जाम के पहले किसी टॉपर को भी नहीं लगता कि वो करेक्ट। सिमिलर सिचुएशन में। तो हम सब गलतियां करते हैं। जैसे मैं लॉ स्कूल करने के बाद आज भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तब भी गलतियां करता हूँ बहुत सारी। अभी भी बहुत प्रेशर में आ जाता हूँ और इमोशनल अनस्टेबिलिटी हो जाती है, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। तो ये इश्यूज किसी भी एज में होना नॉर्मल है। तो हमें ये मानना पड़ेगा कि अगर आपकी लाइफ में कुछ गलत हो रहा है, आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है, तो जस्ट एक्सेप्ट इट कि हाँ वो करना पड़ रहा है। वो आपको लाइफ में किसी भी मोमेंट पे कभी भी करना पड़ सकता है। आपको ये लगे कि हाँ हम बेटर हो जाएंगे, या उन लोगों को नहीं करना पड़ रहा है, या सारी चीज़ें वो मैटर नहीं करती। आपको अपने आप को काम करना पड़ता है, काम योरसेल्फ डाउन कि हाँ सबकी लाइफ में। तो वो जो एक फीलिंग है ना कि फैमिलियरिटी या सबके साथ सेम चीज़ हो रही है कि हाँ भाई सभी उसी सभी बोट में हैं और हो सकता है सभी डूब जाए, वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ भाई सबके साथ यही हो रहा है, मैं अकेला नहीं हूँ। तो हम क्या करते हैं, अपनी प्रॉब्लम को बहुत बड़ा बनाने लग जाते हैं, विक्टिमाइज करने लगते हैं अपने को। आई Exactly. थिंक वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। देखो आपके पास रिसोर्सेज कम है, अब एक दिन में तो आपके पास रिसोर्सेज आ नहीं जाएंगे। आप अपने को या तो कोस सकते हो इस चीज़ को कह के कि यार मैं डीपीएस से नहीं पढ़ा हूँ, मैं बिलबाउंग से नहीं पढ़ा हूँ, मैं केवी से पढ़ के आया हूँ, या एक महर्षि से पढ़ के आया हूँ, या जो भी है। आप क्या कर सकते हो, उस पर इम्प्रूव कर सकते हो। और सबसे बड़ी चीज़ जो होती है वो सेल्फ बिलीफ है। आप बिलीव करो, इम्प्रूव करो, सबसे पहले खुद से कम्पीट करो, उसके बाद आप किसी दूसरे के पास आप जब खुद से कम्पीट करोगे तो बेटर ही होगे अपने से। सो ऑल्सो एक और चीज़ की, आपके पास कम रिसोर्सेज हैं, लेकिन उन कम रिसोर्सेज को आप कैसे यूटिलाइज करते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एब्सोल्युटली। हो सकता है आप कम चीज़ों को जान के, कम चीज़ों को पढ़ के और कम चीज़ों से कि चीज़ें हो के भी आप बेटर परफॉर्म करो। ट्रू। क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें होती है तब भी क्लटर होने लग जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और बार बार अपने को ये बोलना कि नहीं यार मैं तो नहीं कर पाया, क्यों? क्योंकि उसके पास इसका सब्सक्रिप्शन है, मेरे पास नहीं है। वो उसकी इंग्लिश इसलिए अच्छी है क्योंकि उसके पास हिंदू का सब्सक्रिप्शन है, वो बचपन से हिंदू पढ़ता है। तो भाई ऑब्वियस सी बात है वो तो होगा ही होगा। बट क्या ये जो एग्ज़ाम है ये डिमांड कर रहा है कि आप बचपन से हिंदू पढ़ो? ये क्वेश्चन आपको खुद से पूछना है, ठीक और है? आप कर सकते हो, मतलब हो बिल्कुल कर जाता है। सकते और बहुत सारे लोग बहुत भटकाने के लिए हैं, बस ध्यान रखना है कि हमें समझ में आना चाहिए एग्जाम का गेम क्या है। बिल्कुल। एग्जाम का एक गेम है। कई लोगों को पैटर्न समझ में आता है, वो बार बार बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, और कई लोगों को आता ही नहीं है।
ऑब्वियसली एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड आवरसेल्व्स, वी नीड टू अंडरस्टैंड द एग्जाम एंड दोनों को फिर मिक्स करना है एंड देन नीड टू वर्क ऑन दैट। यस, एंड जस्ट प्रोटेक्ट योर मेंटल हेल्थ। सबसे जो आई थिंक सबसे बड़ी चीज़ जो है किसी भी एग्ज़ाम को अगर आप परस्यू कर रहे हो, क्योंकि आप क्या कर रहे हो जब आप एग्ज़ाम के लिए जाते हो तो आपके जो दोस्त होते हैं जो कि कंपटीशन की मे बी आप जैसे तैयारी नहीं कर रहे होते हैं, तो एक इनसिक्योरिटी होती है कि भाई वो तो आगे निकल रहे हैं मेरे से, है ना, वो तो ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में आ गए हैं, वो तो ऑलरेडी मतलब कि अभी मैं दे रहा हूँ, मान लो मेरा नेक्स्ट ईयर नहीं हुआ, अगर मेरे को नेक्स्ट ईयर भी ड्रॉप लेना पड़ेगा तो वो फिर मेरे से 2 साल आगे हो जाएंगे। तो ये जो चीज़ है ना, ये जो नेगेटिविटीज़ हैं, इनको क्या है बिल्कुल आपको ऐसे शट करना पड़ेगा। आपको सोचना पड़ेगा कि यार उसकी जो ट्रैजेक्टरी है, करियर पाथ है, उसकी चॉइसेस जो हैं वो डिफरेंट हैं, आपकी जो चॉइसेस हैं वो डिफरेंट हैं। जब तक आप ये इस चीज़ के ऊपर नहीं सोचोगे तब तक आप इम्प्रूव नहीं करोगे, तब तक आप दूसरी की लाइफ में जी रहे हो। आप अपनी लाइफ के खुद की हीरो, ठीक है, आपकी खुद की मूवी है, इमेजिन करो कि भाई मैं हीरो हूँ, मेरा ये टाइम है, अब मैं यहाँ से पीक करूँगा। तो जब तक ये वाली चीज़ नहीं होगी तब तक नहीं कर सकते। और फिर से मैं कह रहा हूँ, अगर हिमांशु जो कि सीहोर से आके ऑल इंडिया 6th रैंक ला सकता है और उसके बाद मतलब ऐसा नहीं है कि इज़ अ वन हिट वंडर, वहाँ पे जाके मतलब कि बस कुछ लोग आते हैं अच्छी रैंक लाते हैं, उसके बाद फिर बाद में अपने जो जीवन है वो सबसे बड़ी अचीवमेंट बना लेते हैं उसको, ऐसा नहीं है। उस स्कूल में पढ़ के, इतने रिगरस इन्वायरमेंट में पढ़ के गोल्ड मेडल भी 5th ईयर में लाता है, तो इट प्रूव्स दैट देयर इज समथिंग इनसाइड यू which drives you to work every day, which drives you to excellence। और उसी चीज़ को अपने को जिंदा रखनी है। बस एक चीज़ है कि अपने को खुद से रियलाइज़ करना है कि हाँ ये जो चीज़ है ये मेरे लिए है, मैं कर सकता हूँ। और डिसीजन को बैक करो यार। हमेशा कोई भी ऐसे बोले ना, कि मैंने देखा है बड़े लूजली वाली बात कर देते हैं लोग कि अरे मेरे को तो करना ही नहीं चाहिए था क्लैट, अरे मैंने गलती कर दी क्लैट लेके, मैं कुछ और कर लेता। एग्जाम के पहले करते हैं, एग्जाम के पहले ही करते हैं यार, मैं कुछ और देख लूँगा, फियर ऑफ फेलियर आने लगता है, तो मैं कुछ और कर लूँगा। ऐसी बातें बोलनी क्यों है आपको? आप अपने को लेट डाउन नहीं कर रहे हो, अपनी फैमिली को लेट डाउन कर रहे हो, उन सब लोगों को लेट डाउन कर रहे हो, अपनी चॉइसेस को लेट डाउन कर रहे हो आप। तो ये जो चीज़ आई थिंक दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी रेलिवेंट। आज के बारे में हम प्रिपरेशन के बारे में बात करते हैं, हम करियर चॉइसेस के बारे में बात करते हैं, बट आई गेस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट रेलेवेंट। nobody talks about this। और सबके स्ट्रगल है, सबकी सारी चीजें हैं, just need to keep on working on yourself, exactly, and understand what is the most important thing for you। yes correct। और forgive करना पड़ेगा खुद को कि एक दिन हो सकता है 3 घंटे पढ़ाई, बिल्कुल, तो फिर दिन भर अगले दिन रोने लगे कि नहीं किया, तो forgive करना पड़ेगा। अगर तुमने ज्यादा पढ़ा है तो सेटिस्फाई करना पड़ेगा। ये नहीं बोल रहे कॉम्प्लेसेंट हो जाओ कि अरे नहीं अब अगले दिन नहीं पढ़ेंगे, हाँ कि मैंने इतना पढ़ा, आई एम हैप्पी कि मैंने इतना पढ़ा, फील हैप्पी अबाउट इट। कम पढ़ के भी यू कैन डू मच बेटर। हो सकता है ज़्यादा तुम 10 घंटे किताबें लेके बैठे हो, सिर्फ खुले हुए कुछ कर नहीं हो, रादर तुम 5 घंटे पढ़ो और तुम बेटर कर लो, कोई मतलब नहीं है। तो वही है कि फॉरगिव योरसेल्फ, जो भी मिस्टेक हुई है अभी तक ठीक है, अभी क्लैट में 2 महीने लगभग बचे हैं। सो आई थिंक ऑल द स्टूडेंट्स के लिए हमारी तरफ से यही मेन वो था, और हम यही डिस्कशन करना भी चाहते थे। देखो हमने कहीं पे भी रिसोर्सेज के बारे में बात नहीं करी, कहीं पे भी हमने ये नहीं बोला तुम्हें कि ये इंपॉर्टेंट है, ये आएगा यहाँ से पढ़ लो, वो तो सब बता रहे हैं, ठीक है। इस चीज़ के बारे में अगर जो भी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जिसको भी रियलाइजेशन हो जाएगी जिन चीज़ों के बारे में हमने बताया है, तो आई थिंक उसका एग्ज़ाम निकल जाएगा। क्योंकि देखो यार, रिसोर्सेज तो सबके पास जो भी एक प्रिपेयर कर रहे हैं ना, एक पूल होता है, 50,000 लोग अपीयर हो रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं कि 50 के 50,000 क्रैक करेंगे। मान लो अगर आपको 500 में आना है, ठीक है, तो वो जो 500 में जो डिज़र्व करते हैं ना आना, वो होंगे अराउंड 2500 से 3000 स्टूडेंट्स, ठीक है, वो डिज़र्व करते हैं। वो उनको अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम पर मॉक्स के बेसिस पे सबसे बोला जाए तो उनके 500 के अंदर उनकी रैंक आएगी, बट नहीं आ पाते ना सब। वो क्यों नहीं आ पाते? उनकी पढ़ाई तो 19-20 ही है, रिसोर्सेज भी 19-20 ही हैं सबके, परफॉर्मेंस भी 19-20 ही है। ये जो चीज़ें हमने अभी डिस्कस करी ना, ये चीज़ें डिटरमिन करती हैं कि आप कितना आगे जाओगे। बेसिकली इसके लिए एक टर्म है एटीट्यूड, और वो आप कोट मारते हो ना उस पे, कौन से कोट? द एटीट्यूड यू वियर एंड समथिंग, एक एटीट्यूड पे आपने कोट एक बार, हाँ कुछ तो मैंने मारा होगा कभी, जो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। बेसिकली एटीट्यूड होता है आपका कि आपका क्या एटीट्यूड है। अगर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है तो देयर आर हायर चांसेस ऑफ यू गेटिंग द पॉजिटिव रिजल्ट्स। एब्सोल्युटली। तो इस मोमेंट पे जरूरी यही है कि डू नॉट थिंक अबाउट रिजल्ट। होगा, सब सोचते हैं, सब कुछ है, लेकिन डू नॉट थिंक, जस्ट डू योर प्रोसेस। और मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट लाइन जो उसके लिए बहुत ही सिंपल सी,
नाइकी की टैगलाइन है, यस, जस्ट डू इट। जस्ट डू इट, ट्रू, सिंपल। बिल्कुल सही बात है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स हमारी तरफ से। और अगर आपको कुछ भी ऐसे जानना है, कुछ भी करना है, तो द मेंटरशिप प्रोजेक्ट पे हमारे द आप मेंटरशिप मैसेज कर प्रोजेक्ट सकते पे हैं। मैसेज कर दो। हम लोग हमारी भोपाल में रहते हैं, बहुत सारे बच्चे यहाँ प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हम तो आ जाएंगे इससे बात करने, आप कोई लोगों को दिक्कत बात नहीं करनी है। हो। हम लोग सालों से ये वाली चीज़ करते आ रहे हैं, सिर्फ एग्जैक्टली। बच्चों की हेल्प करते आ रहे हैं। अब मेंटरशिप प्रोजेक्ट पे जाओ, हमारा पेज देखो, एक्सप्लोर करो। ऑलरेडी हम अभी भी, हमारे बहुत सारे बच्चे जो हैं मेंटीज़ हैं, अभी जजेस बने हैं, कुछ बच्चे लॉ ऑफिसर्स बने हैं, और ये वाली चीज़ ऑनगोइंग है। एकदम से हमें ख्याल आया कि क्योंकि हमने क्लैट को लेके कोई ऐसा सेशन नहीं किया है एज सच, और क्लैट के बच्चों के लिए एक ऐसा कोई डिस्कशन नहीं किया है, तो मे बी दिस इज़ वेरी रेलिवेंट फॉर ऑल द पीपल हु आर अपीयरिंग फॉर क्लैट दिस टाइम अराउंड, कि अपनी थोड़ा मेंटल हेल्थ का ध्यान रखो। जो चीज़ें हमने बताई हैं, क्योंकि देखो अपन एक टर्म है मे बी, जो जेन जी और जो बच्चे डीपीएस वाले हैं उनको ज़रूर पता होगा, है फैफ, कि ये फैफ कर रहे हैं, ठीक है, तो हम फैफ नहीं कर रहे हैं। ये भाई ऑलरेडी जो जो सच हाँ है वो बता रहे हैं, हम लोग कोई और सोच के मेरा नहीं बैठे थे एक्सपीरियंस, हाँ, कॉन्वर्सेशन के लिए। तो ये वाली चीज़ जितना जल्दी समझोगे ना उतना अच्छा करोगे एग्जाम में। और अभी तक जो हुआ बढ़िया हुआ, अभी जो हम्म। 2 महीने हैं उनको बढ़िया बना लीजिए, और काम हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल यार, आई कैन टेल यू, मतलब वी नो सो मेनी स्टूडेंट्स, अगर आपको लग रहा है कि 2 महीने सफिशिएंट नहीं है एग्ज़ाम निकालने में, ये सबसे बड़ी भूल तो अभी कर रहे हो। Right. अगर ये सोच रहे हो कि 2 महीने में एग्ज़ाम नहीं निकलता, एक महीने में एग्ज़ाम निकलता है Right, लोगों right, का। right. मेरे साथ तो बहुत बच्चे हैं सर। अरे तुम्हारा भाई, अरे हाँ, इनका वो भाई तो है। हेमंत गुप्ता 2015 15 और फिर 16। फिर 16, हाँ 2015 में GNLU, और उसके बाद फिर GNLU में रह के सिर्फ 1 महीने का टाइम मिला, और उस 1 महीने में तैयारी करके फिर नालसार, आई थिंक ऑल इंडिया 68। सो ये तो बस एक एग्जाम्पल जो अभी हमें याद आ रहा है, अदरवाइज हमारे पास बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। तो ऑल द बेस्ट, और इसके लिए हम क्लैट के लिए भी हम और सेशंस लाने वाले हमारा हैं। नेक्स्ट हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो बेसिकली लॉ स्कूल में होता क्या है। एग्जैक्टली, नोबडी टॉक्स अबाउट इट, क्योंकि जो कोचिंग चला रहे हैं उनको एक्चुअली पता नहीं है कि क्या होता है। एग्जैक्टली, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं, पता नहीं होता, ऑब्वियसली पता होता क्या है। क्या चीजें होती हाँ, हैं but जो बच्चे, हाँ, तो हम कोशिश ये करेंगे कि उन बच्चों को लेके आए, हम उन बच्चों को लेके आएंगे जो लोग ऑलरेडी अभी लॉ स्कूल में हैं, तो वो आपको बता भी सकते हैं कि लॉ स्कूल में लाइफ कैसी है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अगर आप ऐसा सर्च करोगे तो वहाँ पे आपको सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़ें ही बताएंगे कि हाँ आपको यहाँ पे ये होगा, वो होगा, है ना, बड़ा रोजी सा पिक्चर आपके सामने कि सारे चैलेंजेस आपके ख़त्म हो गए एक बार आपने क्लैट कर लिया। उसके कारण उसका एक वेस्टेड इंटरेस्ट भी है उनका। ट्रू ट्रू, कि उन्हें दिखाना है कि हाँ भाई ये इंडस्ट्री में तुम आओ एडमिशन लो, हाँ पर हमें तो कुछ नहीं दिखाना है। ठीक है, वो तो हम तो उनका मतलब जो भी है, मगर हम लोग ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। हाँ, सारी इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हम भी रहेगी, चाहते हैं हम डिस्कस आपके पास आए, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास आए। अगर एक बच्चे को भी ये इन्फॉर्मेशन हेल्प करती है, सो द पर्पस ऑफ दिस होल थिंग इज सर्व्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सो वील रैप अप द सेशन हिमांशु के गाने के साथ। हिमांशु इज़ अ वेरी गुड सिंगर, बहुत अच्छा गाते हैं। झुकी झुकी सी नज़र उनका फेवरेट गाना है, तो आई थिंक हिमांशु यू बहुत बेकरार है अभी। ऑल राइट, सो मे बी नेक्स्ट टाइम, जब हम जैमिंग सेशन करेंगे। यस, ऑल राइट, ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट, डू वेल, बाय बाय।